Hey everyone, this is CSCS Tejan Kanarian with lots of energy. Let's start with this video. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सीए एंटर में जो न्यू स्कीम के अंडर जो चीजें बदली है उसके बारे में, उसके एफएक्यूज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्लस सिलेबस के भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो ये उसके साथ साथ ये एक चीज ध्यान से समझ लेना, इसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है. प्रॉस्पेक्टस, ट्रांजिशन प्रोविजन एंड सिलेबस एंड एफएक्यूज, ये चार ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मतलब जो जिस पे पर्टिकुलर आप लेवल पे होंगे उसके अकॉर्डिंगली. तो सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन पे वीडियो बना दिया है, मैं इंटर पे अभी एक वीडियो बना रही हूँ. ये वीडियो में हम पूरा इंटर को लेके डिस्कशन करेंगे. जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग फाइनल को लेके डिस्कशन करेंगे. इसके साथ साथ आर्टिकलशिप के लिए एंड उसके बाद जो आपका एडवांस आईटीटी है, जो भी आपको कोर्सेज करने होते हैं उस पर भी एक वीडियो है. तो प्लीज सारे वीडियोस प्रॉपरली देख लेना. अभी हम लोग जो बात करेंगे वो होगा सीए एंटर के सारे सब्जेक्ट सिलेबस को लेके. ओके, तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आप लोग देखते हो ध्यान से तो जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, लेट मी जस्ट गो टू स्टडी मटेरियल फर्स्ट. जो स्टडी मटेरियल है इंटरमीडिएट का, ओके, उसमें अगर आप देखते हो तो अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, और ग्रुप 1 में आपको 3 सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 2 में आपको 3 सब्जेक्ट्स है. इसका मतलब आपका जो बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट्स है उन्होंने हटा दिए हैं. जैसे कि ईआईएस करके सब्जेक्ट था उसको हटाया है, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स जैसे 2 थे उसे हटा दिया, अकाउंट्स को हटा दिया, सिर्फ एक एडवांस अकाउंटिंग करके रखा है. तो पुराना जो सिलेबस था अगर आप देखते हो तो अकाउंटिंग ये सारे थे. ओके, लेकिन अब ये 8 पेपर की जगह पे आपको सिर्फ 6 पेपर है. उन्होंने ये अकाउंटिंग एंड जो एडवांस अकाउंटिंग है दोनों को क्लब करके सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग रखा है. उसके बाद लॉ है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है. ईएस करके जो सब्जेक्ट था उसे हटा दिया, ई को तो ऑलरेडी फाउंडेशन में डाल दिया है. तो इसका जो एसएम था, ईएस एंड एसएम करके जो सब्जेक्ट्स थे उसमें जो एसएम है उसको एफएम के साथ क्लब कर दिया, और एफएम के साथ जो इको था उसे फाउंडेशन लेवल में डाल दिया. तो ये बेसिक सिलेबस का चेंजेस है. ये सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया. अब हर एक सब्जेक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस अकाउंट की. ओके, एडवांस अकाउंट में देखो ध्यान से, ये काफी बड़ा चेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ है कि इसके कंटेंट में अगर आप देखते हो तो देखो पहले तो आपका आईएफआरएस और बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर किया जाएगा. जो भी प्रेजेंटेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसको लेके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने लिए हुए हैं. सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम में है. उसके बाद कंपनी अकाउंट्स है और ब्रांच अकाउंटिंग है इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस. दैट्स इट, इतना ही उन्होंने रखा है. इसका मतलब अगर आप जाके देखोगे, अगर आप सिलेबस भी देखते हो ना तो आपको इतनी सी चीजें मिलेंगी, बट उसमें से आपको कुछ भी नहीं डाला. मैंने बेसिक अकाउंट्स का भी देखते हो तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट था, उसके बाद बोनस इश्यू था, रिडेम्पशन था, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का, ये तो भी उन्होंने फाउंडेशन लेवल पे ले लिया. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, हायर परचेज डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें थी वो बहुत सारे चैप्टर्स को घटा के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कुछ ही चीजों को डाला हुआ है आपके सिलेबस में. देखो अगर एडवांस अकाउंटिंग में देखते हो आप तो एडवांस अकाउंटिंग में भी काफी कुछ था. अमालगमेशन था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था, लिक्विडेशन था. उन सब की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, उन सब की जगह पे उन्होंने सीधे से ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डाल दिए, थोड़ा सा बेसिक डाल दिया आईएफआरएस का, एंड ये बेसिक कंपनी अकाउंट्स में बायबैक करके थोड़ा सा डाल दिया, रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर डाल दिया. तो उसमें से बहुत सारी चीजों को घटा के थोड़ा सा ही है जो आपको यहाँ पर लिया हुआ है उन्होंने. यहाँ का काफी सारा फाउंडेशन में भी जा चुका है. उसके बाद बात करेंगे 100 मार्क्स का जो अगला है वो है लॉ सब्जेक्ट. लॉ में जो पहले 11 चैप्टर्स अगर आप देखते हो तो वैसे ही सिमिलर है जो आपके ओल्ड सिलेबस में थे. इसमें ज्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं दिखेगा आपको. इसमें बस ये है कि जो अदर लॉज है, अदर लॉज में ये सेम है. जनरल क्लॉज था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये तब भी था आज भी है. बट इसके अलावा 2 और एक्ट हुआ करते थे. एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो फाउंडेशन में ले लिया, निगोशिएबल था वो भी फाउंडेशन में ले लिया, और उसकी जगह पे एक फाइनल में फेमा करके एक एक्ट हुआ करता था, वो आपको इंटर लेवल पे वो लेके आए हैं. तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का सिलेबस कवर करेंगे, 30 मार्क्स फॉर दिस एंड 70 मार्क्स फॉर दिस. तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का लॉ बनेगा. उसके बाद हम बात करते हैं अगले जो इनकम टैक्स लॉज है. इनकम टैक्स लॉज आपके डायरेक्ट टैक्स सेम है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है. बेसिक कॉन्सेप्ट 5 हेड्स जो इनकम के होते हैं उसको लेके उन्होंने डेटी बनाया हुआ है. आईडीटी भी सिमिलर है, 50-50 मार्क, उसमें कोई चेंज नहीं है. कॉस्टिंग में जो पेपर का 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो भी सेम है. अगर आप सारे मतलब लिटरली सारे के सारे सेम चैप्टर्स आपको मिलेंगे. ओवरेज हो गया,
ये ABC एनालिसिस हो गया, कॉस्टिंग के मेथड्स हो गए, ये भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग, ये सारे ओल्ड सिलेबस में भी थे और यहाँ पर भी है। उसके बाद ऑडिट में भी कुछ चेंज नहीं है, 100 मार्क्स का वैसा है, इसमें भी चेंजेस नहीं किए हैं। एंड उसके बाद जो आखिरी चैप्टर है, आखिरी सब्जेक्ट है, वो है FM, जो 50 मार्क का होगा, वो सेम है, लेकिन जो इको था इसके साथ, उसकी जगह पे वो SM ले गया है, जो EIS के साथ बनता था। लेकिन अभी EIS को भी हटा के वहां पर उसकी जगह पर सेम है, लेकिन वो जो वहां पर जो SM था वही है। तो चेंजेस एज सच सिर्फ अगर आप सिलेबस वाइज देखोगे तो एक तो अकाउंट्स में हुआ है एंड दूसरा लॉ में हुआ है। अदरवाइज जो बचे हुए 4 जो आपको सब्जेक्ट है तो अभी भी वैसे के वैसे ही है। अगर आप जाके देखोगे तो 4 जो सब्जेक्ट है बचे हुए वो सेम है, एक्सेप्ट एडवांस अकाउंटिंग एंड लॉ। तो ये 2 छोड़ के सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका ये डिटेल में सारा अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो FAQs है इंटरमीडिएट कोर्स को लेके। काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब वो इंटरमीडिएट कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं और उनको कैसे आगे बढ़ना है वो नहीं पता होता है, तो FAQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला तो कौन कौन रजिस्टर कर सकता है इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, तो हर वो बच्चा जो फाउंडेशन लेवल क्लियर कर चुका है या फिर वो डायरेक्ट एंट्री रूट से आना चाहता है। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब है फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल से आपको आगे बढ़ने के लिए भी क्राइटेरिया है। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आना है तो कुछ क्राइटेरिया है जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप फाउंडेशन से आते हो तो फाउंडेशन आप 12th के बाद देके खत्म कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट के थ्रू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो या तो आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स फील्ड में जिसमें आपको 55% मिले हुए होने चाहिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए जिसमें आपको 60% मिला है। यानी कि क्या, जो पोस्ट ग्रेजुएट नॉन कॉमर्स वालों के लिए है, मतलब क्या, जैसे आपने साइंस बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आपको 60% साइंस बैकग्राउंड में होना चाहिए, और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन पूरा किया, BCom कर दिया, तो आपको 55% होने चाहिए। ये तो एक क्राइटेरिया हुआ। दूसरी चीज, अगर आप डायरेक्ट एंट्री से आना चाहते हो तो आपके पास ये 2 चीजें भी हो तो भी चलेगा, या तो आप CS या फिर CMA इंस्टीट्यूट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है उनकी, या फिर CS वालों की जो इंस्टीट्यूट है उनका इंटर लेवल जो है वो आपने क्लियर कर देना चाहिए, फिर जाके आप CA के इंटर एग्जाम के लिए डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। ये बेसिक एक डायरेक्ट एंट्री के रूल्स है। तो 3 तरीके से आप आ सकते हो डायरेक्ट एंट्री में। एक तो कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तो 55% लेके आओ, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तो 60% लेके आओ, या तो फिर आप CS या फिर CMA जो इंस्टीट्यूट है उनका इंटर लेवल क्लियर करके फिर आ जाओ। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। उसके बाद जो अगर आप लास्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के, मतलब BCom कर रहे हो या जो भी BSc कर रहे हो, लास्ट ईयर में हो, तो आपके लिए एक प्रोविजन दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सो यू कैन रजिस्टर प्रोविजनली फॉर CA इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू डायरेक्ट एंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन विद द रिक्विजिट नंबर 55 या 60 जो भी है आपका, वो कंप्लीट करके आपने 8 months ऑफ स्टडी पीरियड ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यू वुड बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। क्या होता है ना, इसमें एक चीज समझो, जब आपका इंटर एग्जाम होता है उसके बीच में आपको मतलब फाउंडेशन लेवल क्लियर करने के बाद और इंटर देने से पहले बीच में आपके 8 months होने चाहिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका अगर आप डायरेक्ट रूट के थ्रू आ रहे हो तो आप प्रोविजनल, अगर आपका है रजिस्ट्रेशन तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद आप 8 months के बाद आप जब भी खत्म हो जाएंगे तब आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। और ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप कब कर सकते हो, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो 6 months बिफोर योर फाइनल एग्जाम ऑफ योर ग्रेजुएशन कोर्स। मतलब आपका तो ग्रेजुएशन कोर्स का BCom का आखिरी एग्जाम होगा, आखिरी एग्जाम से 6 महीने पहले आप आपका कोर्स का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वजह से आपका टाइम सेव कर रहे हो। ऐसा नहीं कि BCom होने के बाद, मतलब अगर आपने यहाँ पर BCom कंप्लीट किया तो 8 months रुको फिर एग्जाम दो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। BCom कंप्लीट होने से पहले ही 6 महीने में आप यहाँ पर ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दो एंड विद इन नेक्स्ट 2 months आप आपका एग्जामिनेशन दे सकते हो इंटर का। तो इसीलिए ये अच्छा है कि उन्होंने किया है। रीजन यही है कि आपका जो टाइम पीरियड है इंटरमीडिएट का वो सेव हो जाए, इसलिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लाया है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो ये FAQ है, आई हैव सिक्योर्ड रिक्विजिट नंबर्स इन ग्रेजुएशन एंड परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कैसे आप आओगे, तो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आ सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, या 8 months आपके रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा, 8 महीने रुको फिर आप
कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, आई हैव नॉट सिक्योर्ड, पहले इसमें तो सिक्योर किया है तो क्या होगा, दूसरे इसमें सिक्योर नहीं किया है तो क्या होगा। यू कैन रजिस्टर प्रोविजनली फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स डायरेक्ट एंट्री रूट during the last year of post graduation after completion of post graduation with the requisite marks and the completion of 8 months of the study period in intermediate course from the date of provisional you would be eligible for intermediate। मतलब बेसिकली आपको कुछ भी हो जाए आपको सिक्योर तो करने पड़ेंगे, अगर सिक्योर नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू नहीं आ पाओगे, आपको फाउंडेशन के थ्रू आना पड़ेगा। इसके बाद आई हैव रजिस्टर्ड प्रोविजनली फॉर इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री, व्हेन विल आई गेट द कंफर्मेशन। तो आप कंफर्मेशन जब भी आप मार्कशीट जो भी आपकी ग्रेजुएशन की आती है आपको वो भी सबमिट करना पड़ेगा, वो सबमिट करने के बाद आपको आ जाएगा उनकी तरफ से कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका पूरा हो गया है। इसके बाद जो कट ऑफ डेट होता है, कट ऑफ डेट मतलब कि आप अगर आपको अज्यूम करो कि आपको मई में अपीयर होना है तो आपका जो कट ऑफ डेट है रजिस्ट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट कोर्स ऑन और बिफोर द 1st of September 2023। अगर आपको मई 24 में अपीयर होना है तो मई 24 वालों के लिए मतलब मई में अगर आपका है तो आपको सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अगर नवंबर अटेम्प्ट आपका है तो आपको मार्च से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो उसी साल का जो मार्च मंथ होगा उस मंथ में आपका उससे भी पहले मतलब 1 मार्च से भी पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मई अटेम्प्ट है अगले साल का तो सितंबर ऑफ दिस ईयर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसी के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। फीस उन्होंने दिया हुआ है 18,000 है। आप स्टडी मटेरियल वगैरह रजिस्टर करा सकते हो, ऑनलाइन है। दोनों ग्रुप्स को आपको अपीयर करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर होगा। ये कोर्स में आपको डिवीजन जो मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है वो दिया है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। जो आपको जो मतलब ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जब आप एग्जामिनेशन दोगे तब कैसे होगा। तो आपको 30% जो होगा वो 30% देयर विल बी 30% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एंड 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इन इंटरमीडिएट एग्जाम। तो हर पेपर में 6 के 6 पेपर में एमसीक्यूज होंगे 30 मार्क्स के एंड 70 मार्क्स का जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। इस तरीके से एग्जाम होगा। ये जो 30% का होगा जो एमसीक्यू होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपका मार्क्स घटने नहीं वाले। ये क्लियरली लिखा हुआ है, नो निगेटिव मार्किंग। उसके बाद जो पासिंग क्राइटेरिया है वो सेम है 40% एंड 50%, 40% 50%। दोनों इंडिविजुअल ग्रुप में आपको 40-50% का सिक्योर आपको करने पड़ेंगे मार्क्स। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिए हैं और एक ग्रुप में अगर ऐसा है कि आपका एग्रीगेट नहीं निकल रहा है तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट जरूर मिलता है, तो डिफरेंटली आप उसको सेट ऑफ ले सकते हो। उसके बाद जो एग्जाम्शन की बात आती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली 8 पेपर देने हैं। अब ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर आप 8 पेपर देते हो तो अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो तो क्या आपका एग्जाम्शन जो ओल्ड स्कीम का था क्या वो कंटिन्यू होगा। तो आंसर यस है उसका। जो ओल्ड स्कीम के अंडर आपको एग्जाम्शन मिला है वो आपको न्यू स्कीम के अंडर भी कंटिन्यू किया जाएगा। वो रिस्पेक्टिव भले ग्रुप बदल जाए, उसका ग्रुप 1 ग्रुप 2 कोई भी ग्रुप में हो पेपर, आपको वो एग्जाम्शन कंटिन्यू करने का राइट है। तो इफ अ स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स in a group and fails one or more group but secure minimum 60% of the marks of the paper of that group, he or she shall exempted from that paper। और वो जो भी होगा उसके अगले अटेम्प्ट जितने भी होंगे उसमें 3 अगले जो नेक्स्ट 3 फॉलोइंग अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, तो इमीडिएटली मतलब इस एग्जामिनेशन में अगर आपको एग्जाम्शन मिल जाता है 60% से ज्यादा तो आपको अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको वो एग्जाम्शन जो है वो आगे कंटिन्यू करने का राइट है। द स्टूडेंट विल रिटेन ऑब्टेन ऑफ 40 मार्क्स एंड 50% विल बी द सेम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्शन की जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिले हुए हैं मतलब 60+ है तो आपको ऑलरेडी एग्रीगेट में उसमें फायदा होता है, तो वो भी एग्रीगेट मतलब भले ही आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप वापस से पेपर दे रहे होंगे तो वो एग्रीगेट में कंसिडर किया जाएगा 60 मार्क्स। इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू If the students are not able to pass the said group in the following 3 attempts, तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चला जाएगा, जो आपका एग्जाम्शन है वो चला जाएगा। आपको वापस से वो पेपर देना पड़ेगा। 3 अटेम्प्ट तक ही आपको परमिशन मिलेगा।
व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन इन इंटरमीडिएट कोर्सेज, तो वो 5 साल का होता है एंड इसमें रीवैलिडेशन हो सकता है आफ्टर पेइंग 400 रुपीज, जो फाउंडेशन में अलाउड नहीं है। फाउंडेशन में रीवैलिडेशन अलाउड नहीं है, 4 साल तक का ही आपको चांस दिया जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट में आपके पास 5 सालों तक एक रजिस्ट्रेशन पे आप कर सकते हो, उसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आफ्टर पेइंग 400 रुपीज फीस। बट ये जो रीवैलिडेशन होगा ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट, फाउंडेशन लेवल पे आप 4 साल तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो, इंटरमीडिएट में आप 10 साल तक अटेम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि रीवैलिडेशन सिर्फ एक ही बार होगा। तो 5 + 5 10 ईयर्स तक का आपको जो है वैलिडेशन, मतलब वो जो कोर्स होगा वो वैलिड रहेगा। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है ये बेसिक FAQs को लेके था, वो जो कि इंटर को लेके स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए है। आप जब आपका आर्टिकलशिप क्या होगा, कैसे होगा, उस पर वीडियो अलग है, फाइनल को लेके वीडियो अलग है, आपका GMCS कोर्स को करके जो होता है उसके लिए भी अलग से वीडियो है। तो सारे वीडियो जरूर देखना और लाइक करो, शेयर करो जितने भी स्टूडेंट्स को इस वक्त, क्योंकि न्यू सिलेबस इज समथिंग कि जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।